हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो जेई मेन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना सारणिक। मतलब ऐसा कोई जेई मेन का पेपर नहीं बनता जिसमें सारणिक का कोई प्रश्न ना हो। एक प्रश्न कंफर्म है, आता ही है। और सारणिक जो चैप्टर है, सारणिक चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये समझ लो कि 75% प्रोबेबिलिटी है कि सारणिक चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आता है उस टॉपिक का नाम है रैखिक समीकरण निकाय। ठीक, तो रैखिक समीकरण निकाय सारणिक चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्या क्या आता है इस टॉपिक से। सबसे पहले तो रैखिक समीकरण निकाय, इससे आप समझते क्या है। जैसे मैंने तीन वेरिएबल ले लिए, तीन तीन चर ले रखे हैं एक्स वाई जेड। तो तीन चरों में अगर आपको तीन समीकरण दे दिए जाए तो इन तीन समीकरणों का एक निकाय है, इसे एक रैखिक समीकरण निकाय बोलते हैं। इस रैखिक, अब ये दो, अगर दो चरों में होता तो दो समीकरण भी हो सकते थे। मतलब इस तरह अगर दिया होता a1x प्लस b1y बराबर कुछ दे दिया d1, ठीक है, या a2x प्लस b2y बराबर d2, तो ऐसे दो समीकरण भी दिए जा सकते हैं। तो दो चरों में दो समीकरण होंगे तो ये भी एक रैखिक समीकरण निकाय है। तो इस रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है या इसके हलों की प्रकृति पता करनी है, या तीन चर और तीन रैखिक समीकरणों का एक निकाय दिया हुआ है, इसको हल करना है या इसके हलों की प्रकृति पता करनी है, तो उसके लिए हम जो सहारा लेते हैं वो लेते हैं हम रैखिक समीकरण निकाय में जो भी हम सारणिक पढ़ने वाले हैं उसका। तो इसको हल करने के लिए एक तरीका दिया हुआ है क्रेमर्स रूल। वो क्रेमर्स रूल वो क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये तीन समीकरण, मान लिया तीन समीकरण आपको दिए गए हैं, तो इन तीन समीकरणों से संबंधित ये कुछ चार चीजें आपको लिखनी होती है। पहली चीज क्या है, डेल्टा। डेल्टा क्या है, जो तीन समीकरण आपके पास लिखे हुए हैं उनमें एक्स वाई जेड के गुणांक लिखने हैं बस। ठीक है, पहले समीकरण में एक्स का गुणांक a1, वाई का b1 और z का c1 है, तो a1 b1 c1। दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 और तीसरे समीकरण में a3 b3 c3। तो तीनों जो भी सारे चर थे एक्स वाई जेड, उनके गुणांकों का जो सारणिक है उसको नाम दिया हुआ है डेल्टा। अब डेल्टा वन में क्या किया, जो भी x के गुणांक थे उनको हमने प्रतिस्थापित कर दिया है किससे, अचर पदों से। तो तीनों समीकरणों में अचर पद क्या थे, d1 d2 d3, वो लिख दिए मैंने इधर स्तंभ नंबर 1 की जगह। फिर डेल्टा 2 क्या हुआ, जो भी y के गुणांक थे, y के गुणांकों के स्थान पर लिख दिए गए हैं तीनों अचर पद d1 d2 d3। ठीक है, डेल्टा 3 क्या है, z के गुणांकों के स्थान पर d1 d2 d3 तीनों अचर पद लिख दिए। ठीक है, तो डेल्टा क्या है, डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 2 क्या है, डेल्टा 3 क्या है, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ये सारी चीजें अगर आपने लिख ली तो इन सारे सारणिकों का कुछ ना कुछ मान होगा जो आप ज्ञात कर चुके होंगे। ठीक है, तो इन चारों सारणिकों का अगर आप मान ज्ञात कर लोगे तो इस समीकरण निकाय को हल करना आपके लिए बेहद आसान काम हो जाएगा। याद क्या रखना है, ये हम बात कर रहे हैं क्रेमर्स रूल की। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल सबने पढ़ा हुआ है, सबको पता होगा क्या एप्लीकेशन है क्रेमर्स रूल की। हाँ, तो क्रेमर्स रूल में अगर आपने डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का मान लिख लिया है तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, डायरेक्ट डेल्टा 1 बटा डेल्टा, दोनों कुछ अचर मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। तो डेल्टा 1 बटा डेल्टा x मिलेगा, डेल्टा 2 बटा डेल्टा y मिलेगा और डेल्टा 3 बटा डेल्टा z मिलेगा। तो अगर समीकरण निकाय को हल करना है तो उसके लिए क्रेमर्स रूल लगा देते हैं, ये तरीका है। परंतु हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, जनरली हमें इसको हल करने के लिए नहीं बोला जाता है। अपने पास जितने भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आते हैं हलों की प्रकृति पे बेस्ड। तो हलों की प्रकृति को कैसे जज किया जाता है वो आगे देखते हैं। तो इसके लिए मैंने दो सिंपल से चार्ट आपको बना के बता दी है। ये अगर आपने याद कर लिए, ये समझ लिए, तो ये समझ लीजिए कि सरल रेखा निकाय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, कोई भी प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता। 100% गारंटी देता हूं 100% सही होगा इस टॉपिक पे बेस्ड प्रश्न। तो पहला हम ले रहे हैं असमघातीय रेखीय निकाय। अब असमघातीय का मतलब क्या है, असमघातीय मतलब कि तीनों समीकरणों में से कम एक का अचर पद अशून्य हो। मतलब अचर पद कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि अगर अचर पद 0 हो गया तो आपने ये लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, तो यह सारे पदों में जो घाते हैं चर की घात वो एक ही है, तो ये तो समघातीय हो गया। तो असमघातीय कब होगा, अगर एक का भी अचर पद अशून्य है, तो इसे हम बोलेंगे असमघातीय रैखिक निकाय। तो अगर असमघातीय रैखिक निकाय है मतलब अचर पद कम से कम एक समीकरण का अचर पद अशून्य है, तो उस केस में आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले डेल्टा फाइंड करना है। मतलब जो भी चरों के गुणांक थे, डेल्टा क्या होता है सबको पता है, तो डेल्टा इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। इस सारणिक का मान ज्ञात किया, अब सारणिक का मान या तो शून्य आएगा या शून्य आएगा। ठीक है, अगर इस सारणिक का मान आता है शून्य,
तो आगे देखेंगे। परंतु अगर डेल्टा का मान अशून्य आ गया, डेल्टा का मान 0 नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये जो रैखिक निकाय है इसका हल कैसा है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है मतलब केवल एक मान प्राप्त होगा x, y और z का, एक के अलावा कोई दूसरा मान प्राप्त नहीं हो सकता। तो डेल्टा चेक किया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अद्वितीय हल। और डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया गलती से, तो डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर क्या करना है आपको, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ये डेल्टा भी 0 है और तीनों डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 आ गए, तब तो हम क्या बोल देते हैं, रैखिक निकाय के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। और अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया, तो हम क्या बोल देंगे, इस रैखिक निकाय का कोई हल नहीं है। और एक और चीज, ये जो संगत असंगत लिखे हुए है ना, संगत का मतलब क्या होता है कि किसी रैखिक निकाय का कम से कम एक हल भी मिल रहा है तो उसे बोलते हैं संगत, जब कोई हल नहीं मिलता तो उसे बोलते हैं असंगत रैखिक निकाय। ठीक है, तो हल मिल रहा है चाहे एक मिले या अनंत मिले, ये संगत होंगे, और जिसका कोई हल नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, असंगत बोल देंगे। तो असमघातीय रैखिक निकाय के लिए समझ में आ गया, डेल्टा फाइंड किया, नॉट इक्वल टू 0 अद्वितीय हल, बराबर 0 तो फिर चेक करेंगे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, अगर तीनों 0 तो अनंत हल, अगर तीनों में से एक भी नॉन जीरो तो कोई हल नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है असमघातीय रैखिक निकाय के लिए। और अगला चार्ट जो मैंने बनाया वो बनाया मैंने समघातीय रैखिक समीकरण के लिए। तो समघातीय रैखिक समीकरण निकाय में, समघातीय मतलब क्या हो गया, अब इस तरह के समीकरण आपके पास आ गए, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। ठीक है, मतलब तीनों d1, d2, d3 ये क्या प्राप्त हो गया आपको, d1, d2, d3 का मान प्राप्त हो गया 0। तो जैसे ही d1, d2, d3 0 प्राप्त हुआ, तो मतलब एक चीज आपको कंफर्म यहीं से बता देता हूं, d1, d2, d3 अगर 0 हो गए तो डेल्टा 1 क्या मिलेगा, पूरा का पूरा स्तंभ 0, डेल्टा 1 इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही डेल्टा 2 का मान भी 0, और इधर भी d1, d2, d3 तीनों 0, तीनों अचर पद 0, मतलब डेल्टा 3 भी 0। तो ये तो कंफर्म हो गया कि चाहे आप डेल्टा 1 फाइंड करोगे, चाहे आप डेल्टा 2 फाइंड करोगे या डेल्टा 3 फाइंड करोगे, तीनों का मान 0 आने वाला है। तो जब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये तीनों 0 आने ही है, मतलब ये वाला केस तो वैसे ही गायब हो गया, मतलब कोई हल नहीं की तो गुंजाइश ही नहीं बचती। मतलब अगर समघातीय दे दिए रैखिक निकाय, तो समघातीय में ये तो कंफर्म है कि हमेशा रैखिक निकाय संगत ही होगा, मतलब कम से कम एक हल होना अनिवार्य हो जाएगा, कोई हल नहीं वाला केस वहां से हट जाएगा। तो अब देखते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी जो भी बताइए। तो अगर समघातीय रैखिक समीकरण निकाय है तो इसमें क्या बचेगा, या तो डेल्टा 0 होगा या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो सेम चीज अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही हल होगा। और एक ही हल अगर है तो वो आप समीकरणों को देख के बता सकते हो कि वो एक हल कौन सा आने वाला है। एक्स वाई जेड तीनों का मान क्या आ जाएगा, 0। तो एक्स वाई जेड तीनों को 0, मतलब हल क्या हो गया, 0,0,0, मतलब शून्य हल बोल देते हैं, इसे शून्य हल बोलते हैं या तुच्छ हल बोल देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो केवल एक हल प्राप्त होता है, और वो होता है जब एक्स वाई जेड तीनों का मान आपने 0 रख दिया, तो ये वो हल है जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो तुच्छ हल या शून्य हल, ये जो भी आते हैं केवल एक्स वाई जेड शून्य हो सकते हैं, तो इसे अद्वितीय हल या तुच्छ हल बोलेंगे जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। बट डेल्टा बराबर 0 हो गया तो दूसरे वाले केस पे चले गए, उस केस में क्या होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो इन अनंत हलों में से एक 0,0,0 तो हमेशा होगा ही सही, ठीक है। बट अशून्य हल भी हो सकते हैं, 0,0,0 के अलावा एक्स वाई जेड में से कोई अशून्य मान भी ले सकता है। तो अगर अशून्य हल, अतुच्छ हल या अनंत हल चाहिए समघातीय रैखिक निकाय में, तो उसके लिए कंडीशन क्या लगेगी, डेल्टा बराबर 0। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये दो चार्ट अगर आपको याद है तो गारंटी है कि इस टॉपिक पे बेस्ट कोई क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। मतलब ये बोल देते हैं कि सारणिक चैप्टर का आपका 70% काम तो इन दो चार्ट ने कंप्लीट कर दिया, ठीक। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी पढ़ना ही नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है उस चैप्टर की। चलिए एक दो क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कुछ पढ़ा है उसको थोड़ा सा अप्लाई भी करते हैं। रैखिक समीकरणों के निम्न निकाय ये दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो पहले तो हल चेक करना है, अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं है, केवल तुच्छ हल है, कैसे चेक करोगे। सबसे पहला काम क्या है अपना, डेल्टा चेक करते हैं भाई। क्या आएगा डेल्टा, 7, 6, -2, इधर 3, 4, 2,
और यह आ गया 1 - 2 - 6। हाँ, हल कीजिए इसे, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दूं, प्रसार कर लेते हैं। तो 7 इंटू ये आ जाएगा -24 + 4 -6 इंटू ये कितना हो गया -18 - 2 मतलब -20 -2 इंटू ये आ जाएगा आपका -6 - 4 -10। हाँ, तो कितना प्राप्त हो रहा है 7 इंटू -20 -140 प्लस 120 प्लस 20 मतलब 140 - 140 0। डेल्टा बराबर 0 आ गया। किस प्रकार के समीकरण है? समघातीय। समघातीय डेल्टा बराबर 0 मतलब अशून्य हल या अनंत हल, वो वाले सारे केस चलेंगे ना। हाँ, तो क्या पूछ रहा है? तो ये क्या पूछ रहा है? अनंत हल मिल गया, डेल्टा बराबर 0 मतलब अनंत हल की तरफ जाना है। समघातीय समीकरण है, दो ही केस होते हैं, या तो अद्वितीय हल या अनंत हल। तो डेल्टा बराबर 0 मतलब अनंत हल। तो अनंत हल तो कंफर्म हो गया, परंतु यहां भी कुछ दे रखा है, इसमें भी अनंत हल है, इसमें भी अनंत हल है। यहां दे दिया x बराबर 2z को संतुष्ट करने वाले अनंत हल या y बराबर 2z को संतुष्ट करने वाले अनंत हल। इसकी भी बात कर लेते हैं, किस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं जेईई मेन में, बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को आपको। हाँ, तो इनमें से कौन सा समीकरण आएगा उसके लिए हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को हल करके देखते हैं। हल कैसे करेंगे? एक बार यहां दिख रहा है मुझे -2z + 2z आ रहा है, तो कैंसिल हो रहा है ना। एक बार पहले और दूसरे समीकरण को मैं डायरेक्ट प्लस कर देता हूं। तो पहले और दूसरे समीकरण को अगर मैंने डायरेक्ट कर दिया प्लस, तो क्या मिलेगा 10x + 10y + 0 मतलब 10x + 10y बराबर 0 प्राप्त हो रहा है। मतलब y बराबर क्या आ गया? -x आ गया ना। तो पहले दो समीकरणों को प्लस करने से आपको y बराबर -x प्राप्त होता है। और इस y बराबर -x को अगर तीसरे समीकरण में रख देते हैं, इसको रख देता हूं मैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में रखने पर हाँ क्या प्राप्त होगा? x -2 y को रखा -x -6z बराबर 0। तो ये क्या बन गया? 3x - 6z बराबर 0। ठीक है, 3x - 6z, अच्छा मतलब 3x बराबर 6z और 3 को उधर भेज दिया तो x बराबर कितना आ गया? 2z। तो क्या किया? बेसिकली तीनों समीकरणों को हल ही कर रहा हूं ना मैं। पहले दो को जोड़ा, y बराबर -x आया, इसको तीसरे में रख दिया। तो तीनों समीकरणों को हल करने पर आपको प्राप्त होता है x बराबर 2z। मतलब अनंत हल होंगे, ये तो कंफर्म है। बट ये अनंत हल x, y, z किसको संतुष्ट कर रहे हैं? ये x बराबर 2z को संतुष्ट कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका? ऑप्शन ए। क्लियर? तो आगे बात समझ में। तो अनंत हल प्राप्त होंगे, x बराबर 2z को संतुष्ट करेंगे। तो बस दो चार्ट से आपने अनंत हल पता कर लिया। बाकी हल के लिए इन्हीं को प्लस माइनस करके कुछ पता करोगे, कंडीशन आ जाएगी x बराबर 2z। तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही कंफर्म क्लियर हो जाएगा। एक और प्रश्न करते हैं बिल्कुल इसी टाइप का। अगला प्रश्न क्या है? यदि रैखिक समीकरण निकाय ये दे दिया का किसी k बिलोंग्स टू r के लिए एक शून्येतर हल, शून्येतर हल का मतलब भी क्या हुआ कि अशून्य हल मिलते हैं, शून्य के अलावा और हल भी मिल सकते हैं, वो ध्यान रखना। तो ये किस प्रकार का है? समघातीय है ना। समघातीय मतलब या तो एक हल मिलता है या अनंत मिलता है। तो शून्येतर का मतलब क्या हुआ? अनंत हल। ये वर्ड ध्यान रखना है, वर्ड अगर कहीं आ जाए तो इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो शून्येतर हल दे रखा है मतलब अनंत हल दे रखे हैं। तो अनंत हल मतलब कंडीशन क्या हुई? डेल्टा बराबर 0। तो पहली कंडीशन तो यही लगानी है, डेल्टा बराबर 0। डेल्टा बराबर 0 मतलब 113 k² एंड 313। इस सारणिक का मान क्या करना है? 0 करना है। तो हल कर लीजिए डायरेक्ट। 9 - k² -1 3 - 3k² प्लस 3 इंटू 1 - 9 मतलब -8 बराबर करना है आपको 0। तो यहाँ से k² का मान आ रहा है कुछ -k² प्लस 3k² मतलब 2k²। 9 - 3 हो गया 6 -24, तो 6 - 24 मतलब -18 बराबर 0। तो k² बराबर आ गया आपके पास 9। ठीक, तो यहाँ से आपको प्राप्त हुआ k² बराबर 9 मतलब k का मान +3 या -3 आएगा। तो k का मान अगर ठीक है k² बराबर 9 मिल रहा है, +3 या -3 ले लेते हैं। तो k का मान सपोज अगर +3 ले लिया आपने, तो k बराबर +3 लेंगे तो ये समीकरण निकाय क्या हो जाएगा? x प्लस, अब आपको क्या करना है? शून्येतर हल मतलब अनंत हल। तो यहाँ से k बराबर 3 या -3 के लिए प्राप्त हो गए। अब ये बोल रहा है कि x + y/z बराबर होगा, मतलब y और z में एक रिलेशन लेके आना है। एक बार तीनों समीकरण लिख लो। x + y + 3z बराबर 0 हो गया। अगला हो गया x + 3y
प्लस के स्क्वायर बराबर 9 आ गया ना, तो 9z बराबर 0, ठीक है। और तीसरा समीकरण है 3x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 0, ठीक है। ये 3 समीकरण है। अब क्या करना है, x प्लस वाई बाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो एक छोटा सा काम करते हैं पहले कि अगर मैं ये समीकरण नंबर 1, 2, 3 है मेरे पास, अगर मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ घटा देता हूँ किस में से, 1 में से 3 को या 3 में से 1 को। 3 में से 1 को घटाया तो क्या मिलेगा, 3x माइनस एक्स मतलब 2x, y माइनस वाई 0, 3z माइनस जेड 0, मतलब x का मान तो प्राप्त हो गया मुझे 0, ठीक है। x बराबर 0 मिल गया ना। अब x बराबर 0 मिल चुका है, मुझे y बटा z फाइंड करना है। तो x बटा z मिल गया। अब y बटा z के लिए अगर मैं x बराबर 0 रख दूँ, कहीं भी रख दो x बराबर 0, तो x बराबर 0 अगर मैंने तीसरे वाले समीकरण में रख दिया सपोज, ठीक है, तो समीकरण 3 में इसको रख दिया। समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, x बराबर 0 रख रहे हो तो y प्लस 3z बराबर 0 आ गया। मतलब पहले आपने अभी क्या किया था, 3 में से 1 को घटाया था, सॉरी 3 में से 1 को घटाया था, तो 2 में रखना है, 3 में नहीं रखना है। तीनों समीकरणों का हल किसको संतुष्ट कर रहा है वो देखना है हमें। तो यहाँ समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 2 में रखोगे तो 2 में रखेंगे x बराबर 0, तो 3y प्लस 9z मिल रहा है, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 9z बराबर 0। मतलब यहाँ से क्या मिला, y बराबर माइनस 3z, ठीक है। तो y बटा z बराबर कितना आ गया, y बटा z बराबर -3 आ गया। तो x प्लस वाई बटा z इसी का मान ज्ञात करना था ना, तो क्या आ जाएगा इसका मान, x का मान आ रहा है 0 और y बटा z का मान आ रहा है -3, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -3। ये बात क्लियर हुई। तो इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 2 प्रश्न देख लिए, मतलब पहली चीज तो डेल्टा बराबर 0 नॉट इक्वल टू 0, ये चीज कंफर्म होनी चाहिए, ये चीज कंफर्म होगी। तो उसके बाद ये आजकल इन पे क्वेश्चन काफी आने लगे हैं, तो ये जो भी एक्स वाई जेड में संबंध फाइंड करना है ये आपको आने चाहिए। कोई भी 2 समीकरणों को हल करके एक मान ज्ञात किया, उसको तीसरे में रख दिया, वहां से आपको जो भी दे रखा है ऑप्शन में उनमें से कोई ना कोई रिलेशन। हाँ, तो ये कुछ मतलब मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई है। सारणिक चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमने डिस्कस किया है, उस पर 1-2 क्वेश्चंस भी मैंने करके बता दिया। और इस पे इतने क्वेश्चन आते हैं हर बार, मतलब जितने जेईई मेंस होते हैं हर जेईई मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन आता ही है। तो इतने सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो पूरी की पूरी सीरीज है। तो जो कुछ बताया है सिर्फ इतना समझ लो, और इतना जो आपने पिछले 15 मिनट में सीखा है इसको अप्लाई करो क्वेश्चंस में। सारे के सारे क्वेश्चन से रिलेटेड उठा लो, सारे के सारे क्वेश्चन आज ही जाके कंप्लीट कर लो। सारे क्वेश्चन आपका इतने ही ज्ञान से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियोस के साथ आगे भी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।